सुला दिया आई तो हमको। हेलो जय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की इस कक्षा में हम लोग भूगोल का जो चैप्टर 1 है भारत संसाधन एवं उपयोग, उसको आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं और अच्छे ढंग से एक्सप्लेनेशन करेंगे। और बोर्ड के एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी के साथ पढ़ाने के साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। और कितने मार्क्स के इस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं और जो ज्योग्राफी है उससे कितने मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है, इस सारे पर डिस्कस करने के लिए एक अच्छा वीडियो आपके सामने जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आई होप आप लोग को हमारे द्वारा जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो हमारी वीडियो को इसी बात पर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिएगा और जितने भी आपके ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस कक्षा को स्टार्ट करते हैं। अपना जो चैप्टर है आज का भूगोल का चैप्टर 1, इसका नाम क्या है? तो भारत संसाधन एवं उपयोग। इस चैप्टर को आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने पीडीएफ नोट्स के पास, तभी तो पढ़ाई करेंगे। खुल गया अपना नोट्स और हम लोग आज की इस कक्षा में चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत संसाधन एवं उपयोग। सबसे पहले भूगोल के बारे में थोड़ा बहुत जान लें। भूगोल पढ़ने जा रहे हैं तो भूगोल के बारे में नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। आप सभी लोग जानते हैं जो भूगोल होता है जिसको हम लोग अंग्रेजी में ज्योग्राफी बोलते हैं, उसको ठीक कीजिए। ज्योग्राफी के जो पिता है, पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज। यह भूगोल के पिता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। पूछा जाएगा फादर ऑफ ज्योग्राफी इरेटोस्थनीज, ठीक है। तो पूछा जाएगा भूगोल के पिता कौन है? तो इरेटोस्थनीज। आपको पता चल गया। क्यों? क्योंकि किसी भी बुक को पढ़ने से पहले उसके फादर को जानना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल, जिसका चैप्टर 1 है भारत संसाधन एवं उपयोग। सब संसाधन का महत्व से स्टार्ट होगा, ठीक है। यानी कि संसाधन को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? रिसोर्स। संसाधन होता क्या है, ठीक है। और यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है 2 मार्क्स में, ठीक है। तो साथ में आपको बताते भी जा रहे हैं जो कितने मार्क्स में कौन सा सवाल आता है और ये आपसे पूछेगा कैसे। तो पूछेगा संसाधन क्या है, संसाधन को परिभाषित करें, संसाधन की विवेचना करें, संसाधन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो आप बताइएगा ऐसे सवाल का आंसर। मानवीय आवश्यकता को पूरा करने वाला सभी जीव जंतु वस्तु स्थान क्या होता है? संसाधन होता है, ठीक है। यानी मानव की जरूरत को पूरा करने वाला सभी चीज, जितना भी दुनिया में चीज है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? संसाधन। तो आप लोग समझ गए होंगे संसाधन क्या है, ठीक है। तो संसाधन समझ ही गए होंगे संसाधन क्या होता है ना, क्योंकि आप तो हमसे ज्यादा ही होशियार है। कहा जाता है ना एग्जामिनर, मतलब परीक्षक से अधिक तेज जो होता है वह परीक्षार्थी होता है, ठीक है। तो क्या कुछ समझ गए आप लोग? संसाधन का महत्व। आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, वास्तविक बात है। हम लोग अपने दिनचर्या में, जीवन में बहुत सारी चीजों का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली ये सभी चीजें, वस्तुएं क्या होता है? संसाधन होता है। तो मानव की आवश्यकता को पूरा करने वाला सभी जीव जंतु वस्तु स्थान संसाधन कहलाता है। सेम वही बात यहाँ पर बोला गया है, अपने जीवन में अनेक वस्तु का जो उपयोग करते हैं, उपयोग करने वाली ये सभी वस्तुएं क्या कहलाता है? तो संसाधन कहलाता है। संसाधन का अंग्रेजी में रिसोर्स कहते हैं, रिसोर्स, ठीक है। तो संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकता है। तो संसाधन के कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो भौतिक हो सकता है, एक जैविक। भौतिक का मतलब होता है, जो भौतिक का जो मतलब होता है प्राकृतिक द्वारा जो दिया जाता है। और जैविक का मतलब आप अपने मानव के द्वारा जो बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? जैविक कहा जाता है, ठीक है। तो मानव जिस चीज को बना लेता है उस संसाधन भी तो मानव को सुख देता है। बताइए, फैन मानव को सुख पहुंचाता है, यहाँ तक कि डिजिटल बोर्ड पढ़ाने में हेल्प करता है। किसी भी चीज को बहुत ही आसानी ढंग से समझा सकते हैं इस पर। तो यह मानव के द्वारा बनाया गया, यह एक जैविक है। और भौतिक जो प्राकृतिक द्वारा दिया जाता है, जैसे पेड़ पौधे, उसी के कारण हमको फल, अनाज और न जाने ऑक्सीजन और लकड़ी, बहुत सारा कुछ उसके द्वारा मिलता है ना। जहाँ तक एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जैविक पदार्थ यथा वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में
पीछे नहीं है। तो यहाँ पर जो बताया गया है जैविक पदार्थ में, वो मानव के द्वारा नहीं बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है क्या, जैविक पदार्थ में जैसे कि वनस्पति हो गया, वन्य जीव तथा जलीय जो मानवीय जीवन, जो जल के जो जीव होते हैं जैसे मछली केकड़ा, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भौतिक पदार्थ में आता है आपका मानवीय आकांक्षा को पूर्ति में होकर के संसाधन बन जाते हैं, और दूसरी ओर जो जैविक है ये हो गया। ठीक है, तो इधर आते हैं, उपरोक्त भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। अब वो प्राकृतिक द्वारा हो, यहाँ पर मानव ही होगा। ठीक है, यहाँ पर सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया गया था, मानव ही है। ठीक है, तो जो मानव के द्वारा बनाया गया हो या प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया, यानी भौतिक मतलब मानव द्वारा, और जो जैविक होता है वो, सॉरी जैविक मतलब मानव और भौतिक मतलब प्राकृतिक के द्वारा। तो जितने हैं उसमें से उनको आप डायरेक्ट ऐसे ही यूज नहीं कर सकते हैं, उसको यूज करने के लिए तकनीक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, टेक्नोलॉजी के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। आप अपना तकनीक मतलब ज्ञान, टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा तब तक उसका आप इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा। जो आप अपने घरों में जो सोना देखते हैं, या आपकी मम्मी हो या कोई और जो आपकी बहन हो, दादी हो, जो पहनती है सोना, वो सोना डायरेक्ट ऐसे ही थोड़ी नहीं मिल जाता है, वो कच्चा रहता है सोना। उसको वो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, जो कि भंगुर होता है, टूट जाता है। उसको ला करके उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिला करके उसको 22 कैरेट का बनाया जाता है, तब वो उसमें थोड़ा सा मजबूती आता है। नहीं तो 24 कैरेट का जो सोना होता है, शुद्ध होता है, वो टूट जाता है। उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो बिना आप तकनीक मतलब ज्ञान के आप किसी भी संसाधन को उपयोग नहीं कर सकते हैं। अनादिकाल से ही अरण्यों में वनस्पति एवं वन्य जीवों का उपलब्ध था। जो अरण्य काल था, अरण्य काल में ही वनस्पति का एवं वन्य जीव का क्या था, उस समय उपलब्ध था, मतलब उपस्थित था। जलाशय एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से ही विचरण करते रहे। विचरण मतलब होता है रहना। तो जलीय जो सागर है, नदी है, उसमें जो जलीय जीव होता है वो क्या होता है, लाखों साल से उसमें निवास कर रहा है, विचरण कर रहा है, रह रहा है। सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था। गर्भ मतलब क्या होता है, उसके अंदर। तो पृथ्वी के अंदर ये सब दबा हुआ था। क्या क्या, पेट्रोलियम, कोयला, खनिज, अन्य ये सब क्या था, पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था। लेकिन अब नहीं है। अब नहीं रहने का मतलब क्या हो गया, तो लोग उसको अपना टेक्नोलॉजी विकसित कर करके क्या कर लिए, उसको खुदाई करके निकाल रहे हैं। अभी भी उसके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन पहले क्या था, अब क्या है, लोग उसको इस्तेमाल कर रहा है अपने ज्ञान के जरिए, उसको निकाल के। ठीक है, किंतु उस समय के आदि मानव में तकनीक, यानी तकनीक का मतलब देखिए बताया गया ना, ज्ञान का क्या था, अभाव था। उस समय के जो आदि मानव थे, जो आखेटक मानव थे, उनके पास उतना तकनीक नहीं था, मतलब ज्ञान नहीं था उनके पास। ठीक है, धीरे धीरे जनसंख्या एवं आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई। मतलब जनसंख्या मतलब उनकी संतानों में वृद्धि होते गई, और इस वृद्धि ने मानव के ज्ञान अर्जन की दर में त्वरित वृद्धि किया। और जैसे ही उसकी जनसंख्या में वृद्धि हुआ, धीरे धीरे उसका माइंड भी क्या होने लगा, डेवलप होने लगा। इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीक को पाकर के ज्ञानी मानव बन गया। और वही आदि मानव क्या हो गया, तकनीक मतलब ज्ञान को पाकर के क्या हो गया, तो ज्ञानी मानव हो गया। क्या हो गया, ज्ञानी मानव हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं हम लोग। मानव तो ज्ञानी हो ही गया है, और आप भी तो ज्ञानी है ना। पर्यावरण बनाने मानव क्या हो, पर्यावरण यहाँ पर हो गया ना, मानव बन गया। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। और जो पर्यावरण था, हमारे आसपास में जितने भी जो चीजें दिखाई देता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, पर्यावरण कहते हैं। और पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ जो हमारे लिए जरूरी है, जनप्रिय मतलब लोगों के हित में, तकनीक मतलब ज्ञान के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया है। ठीक है, जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है, पर्यावरण जो हमारे आसपास के जितने भी चीजें, उसमें अगर मानव अपना क्या करता है, दिमाग लगाता है, तब सभ्यता विकसित होती है। तभी क्या होता है, सभ्यता डेवलपमेंट होता है। सिविलाइजेशन का क्या होता है, डेवलपमेंट और सिविलाइजेशन, सभ्यता क्या होता है, विकसित होता है। जैसे हमारे आसपास में मान लीजिए पेड़ दिख गया, अब वो पेड़ से हम क्या करते हैं, झरना भी बना सकते हैं, उससे बेंच, टेबल, फर्नीचर का जितने भी सामान है वो सब बना सकते हैं, जो कि मानव के सुख के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अंततः मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। और मानवीय जो तौर तरीका संस्कृति होता है वो कल्चरल होता है, स्थिति क्या करता है, धीरे धीरे मानव उस कल्चरल में ढल जाता है। वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। मतलब संसाधन का तो कहा जाता है बहुत अर्थ बड़ा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या बताया गया आगे। यहाँ प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन का कथन उल्लेखनीय है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। देखिए संसाधन का भले ही रूप बड़ा है, लेकिन एक प्रसिद्ध भूगोलविद, भूगोलविद का मतलब जो बहुत भूगोल जानता है, इतिहासकार जो इतिहास बहुत जानता है, अर्थशास्त्री जो अर्थशास्त्र बहुत जानता है, ठीक है। तो ऐसे ही भूगोलविद मतलब जो भूगोल अधिक जानता हो उसको भूगोलविद। जो प्रसिद्ध भूगोलविद था जिसका नाम था क्या, जिमरमैन। क्या नाम था, जिमरमैन। उन्होंने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन हुआ नहीं करते, संसाधन बना करते हैं। यह बात किसने बोला था, जिमरमैन ने। और यह एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में कई बार पूछा गया है, और सब्जेक्टिव के रूप में भी बाय द वे पूछ सकता है, बोल सकता है जिमरमैन का कथन क्या था। अब बताइएगा, संसाधन होते नहीं बनते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है। वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है। और वर्तमान मतलब जो आजकल का जो समय चल रहा है उसमें सेवा को भी क्या कहा गया, संसाधन माना गया है। क्यों, सेवा का मतलब होता है आपके हितों में किसी भी सुख को मिलना, सेवा ही कहलाता है ना। तो उस सेवा को क्या माना गया, संसाधन ही माना गया है। और संसाधन के तीसरे क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को रखा गया है। जब आप अर्थशास्त्र पढ़िएगा तो आपको उसमें पता चलेगा, ठीक है। कोई गायक मतलब सिंगर, या कवि मतलब जो कविता लिखते हैं, राइटर होते हैं, या चित्रकार जो पेंटिंग बनाता है, अपने क्रियाकलापों से धनार्जन या स्वयं को संतुष्ट करता है। मतलब अपने क्रियाकलाप मतलब जो उसका चित्रकार का काम चित्रकारी करना, कवि का काम कविता लिखना, गायक का काम गाना गाना, आर्टिस्ट का काम कलाकार होता है, और जो एक्टर होता है उसका काम मतलब वो एक्टिंग करना। इस ढंग से जिसका जो क्षेत्र है उसमें वो काम करके धन अर्जन करता है, मतलब रुपया पैसा अगर कमाता है या स्वयं को संतुष्ट रखता है। पैसा अगर न भी कमाए तो स्वयं को क्या रखता है, उसमें खुश रखता है। तब उनके द्वारा ये कार्य क्रियाकलाप क्या है, ये क्रियाकलाप पर्यावरण है। मतलब जिसमें वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, इनरोल करके अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। पर्यावरण उनके लिए वही है ना, क्या है, पर्यावरण उनके लिए यही है। आगे देखते हैं, देखिए क्या है, संसाधन किसी भी देश का संसाधन कहलाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ मिस्टेक लग रहा है हमको, संसाधन कहलाएगा। कवि का कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायकी भी संसाधन है। सही बात है, एक ढंग का तो संसाधन ही है। लोग अगर आप गाना सुन रहे हैं तो आपके लिए क्या हो रहा है, मनोरंजन हो रहा है ना। जब मनोरंजन हो रहा है तो आपको सुख मिल रहा है जो अलग ढंग का ना। फिल्म देख रहे हैं तो फिल्म देखने से क्या होता है, माइंड रिलैक्स रहता है, आपको बहुत एंजॉय मिलता है, बहुत सारा उसमें सीन रहता है ना। तो वही बात है, तो आपको सुख पहुंचाता है, इसलिए सेवा क्षेत्र में रखा जाता है, जो तीसरा क्षेत्र है। सच तो यह है कि मानव स्वयं भी एक क्या है, संसाधन। आप सभी को पता है संसाधन जो है, मानव एक स्वयं क्या है, संसाधन है। आप लोग संसाधन पढ़े होंगे तो संसाधन दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानव निर्मित संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में जो भगवान के द्वारा जितने भी चीज दिया गया है पृथ्वी पर वो सब प्राकृतिक संसाधन, और उसी में तोड़ मरोड़ के अगर कुछ नया चीज अगर बना देता है इंसान तो हो गया मानव निर्मित संसाधन ना। तो उस मानव निर्मित संसाधन हो गया तो उसका इस्तेमाल कौन करता है, मानव। फिर उसको बनाया कौन, मानव। इसलिए कहा जाता है मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधन को खुद बनाता भी है और उपयोग भी करता है। तो बोलेगा एक ऐसा संसाधन का नाम बताए जो संसाधन को बनाता भी है और उपयोग भी करता है, तो वो मानव है। इसलिए मानव को तीसरा संसाधन कहा गया। यानी संसाधन के तीन प्रकार हो जाते हैं, मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। क्योंकि इनके पास ज्ञान है, इनके पास क्या है, तो नॉलेज है, ज्ञान है, तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी होता है, जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकते हैं। सही बात है, जो उपयोगी नहीं रहता उसको भी उपयोगी बना लेते हैं। अतः यह धरना भ्रमक है, मतलब यह भ्रम में डालने योग्य है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। मतलब यह बात कहा जाता है जब संसाधन जो है ना भगवान के द्वारा एक दिया हुआ प्राकृतिक उपहार है। क्या है, संसाधन जो है भगवान के द्वारा प्राकृतिक क्या है, उपहार, गॉड गिफ्टेड है। सही बात है, जो है हमें भ्रमक में डाला गया है। आगे देखते हैं हम लोग, ये देख लीजिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, क्या है इसमें, पर्यावरण है। क्या लिखा हुआ है इसमें,
ये रहा पर्यावरण, और ये रहा संस्थाएं, ये रहा दिमाग, और ये रहा बीच के अंदर मानव। क्या रहा? मानव। और ये जो मानव है यह पर्यावरण के अंदर क्या है? रहता है। उसके बाद हो गया इसका क्या? संस्थाएं। और ये हो गया उसका क्या? ज्ञान, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। और इसी के सहारे क्या रहता है? मानव चारों तरफ फैला रहता है। मानव का पर्यावरण, प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं के बीच क्या है? यह संबंध है। मानव जो है यह चारों तरफ से घिरा हुआ, पर्यावरण के अंदर वो निवास करता है, वही उसकी संस्थाएं हैं, वहाँ पर वो रहता है, और उसी ज्ञान से उपयोग मतलब उपयोगी किसी चीज़ को वो क्या करता है? बनाता है ना। आगे है आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं, संसाधन जो होता है, संसाधन किसी भी देश का, संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। मेरुदंड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। क्या होता है? रीढ़ की हड्डी। जिस पर अभी हम लोग खड़ा है वो बैकबोन के जरिए खड़ा है, रीढ़ की हड्डी के जरिए खड़ा है। तो वही किसी भी देश, कोई अगर देश खड़ा रहता है तो संसाधन के बदौलत खड़ा रहता है। जैसे आपके देश में सोना अधिक है, पेट्रोल अधिक है, कोयला अधिक है, तो देश बहुत तरक्की में रहेगा। जैसे सऊदी अरब देख लीजिए, आज इंडिया से 50 साल आगे है ना। जापान हो गया, संसाधन न रहते हुए भी वो आगे है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है, ज्ञान है। समझ गए? तो वही संसाधन जो होता है ना किसी भी देश का, क्या होता है? मेरुदंड, मतलब रीढ़ की हड्डी होता है। संसाधन विपणन राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौर में पिछड़ जाते हैं। और जो संसाधन विपणन राष्ट्र होता है ना, विपणन मतलब जिसके पास संसाधन नहीं रहता है वो क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय दौर में पीछे रह जाता है, पूरी दुनिया क्या वो टक्कर नहीं दे पाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसका मतलब यह नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र ही विकास करते हैं। मतलब इसका मतलब कदापि यह नहीं वो कह रहा है जो जेकरा पास बहुत संसाधन होगा वही आगे रहेगा, तो ऐसा भी बात नहीं है। ठीक है, जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपणन है। अब कुछ देर पहले ही आपको बताए थे, जापान एक ऐसा देश है जिसके पास क्या है? वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, विपणन है, बहुत है भी तो कम है, किंतु इनके मानव संसाधन तकनीकी दृष्टि से इतना सबल है, इतना अच्छा वहाँ के जो कारीगर हैं, टेक्नोलॉजी है, कि यह देश में उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। और जापान एक ऐसा देश है जो विपणन संसाधन के जरिए होते हुए भी वो क्या है? पूरी दुनिया में एक अच्छा जगह कायम किया हुआ है। ठीक है, सभी पदार्थों को क्या करता है? अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए वो सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर रहा है, और वह एक विकसित देश के श्रेणी में क्या है? जापान खड़ा है। वहाँ के वहाँ का आबादी हालांकि बहुत कम है, लगभग वो 13 करोड़ के आसपास है। और अपना इंडिया की आबादी अगर बात करें तो 144 करोड़ है ना, 144 करोड़ समथिंग है। तो सोच लीजिए वहाँ कहाँ 13 करोड़ और इंडिया में कहाँ लोग ज़्यादा। ठीक है, तो वहाँ पर जनसंख्या बढ़ाने के लिए बहुत सारे आंदोलन भी होते हैं जापान में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें। अतः किसी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन की भी बहुत भूमिका होती है। और किसी भी देश को अगर विकास करना है तो भौतिक संसाधन मतलब प्राकृतिक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन का भी बहुत भूमिका होता है, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा, तो कहाँ से आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाइएगा। ठीक है, विविध संसाधनों के मध्य मानव नियंत्रक की स्थिति में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ, प्रौद्योगिकी यानी तकनीक एवं संस्थाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है, मतलब इंटरनल रिलेशन बनाए रखता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं। और ज्ञान के जरिए जो पर्यावरण के अनुकूल जितने भी पदार्थ है वो आपके लिए क्या हो जाएगा? उपयोगी हो जाएगा, आपके पास अगर ज्ञान रहेगा। इस चित्र के संख्या 1.1 में आपको समझाया जा सकता है। नीचे में फिगर होगा, उसको आप देखिएगा, आगे है, आगे नीचे में। ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिए। देखिए संसाधन का वर्गीकरण किस ढंग से किया गया है। देखिए संसाधन को जो बांटा गया है वो पहला संसाधन के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार है। निम्नलिखित का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ। अब कौन कौन सा आधार है नीचे में लिखा, उसको पढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव में बांटा गया है। उत्पत्ति मतलब जो उगता है उसके आधार पर क्या है? जैव एवं अजैव भाग में उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को बांटा गया। पूछेगा संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर कितने भाग में बांटा गया, तो 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन? तो जैव और अजैव। दूसरा है आपका उपयोगिता के आधार पर संसाधन को कितने भाग में बांटा गया? उपयोग के आधार पर, तो उसमें भी 2 भाग में।
कौन कौन सा है? तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब ये नवीकरणीय क्या होता है, अनवीकरणीय होता है, क्या होता है आगे एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। अगला है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब होता है खुद का हक। स्वामित्व का मतलब क्या होता है? खुद के हक के आधार पर कितना भाग में बांटा गया, इस पर देखेंगे। पम व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो स्वामित्व के आधार पर इसको 4 भाग में बांटा गया। कितना भाग में बांटा गया? 4 भाग में बांटा गया। मतलब व्यक्तिगत मतलब आपका खुद पर्सनल, उसके बाद सामाजिक, उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। मतलब कितना भाग में बांटा गया? 4। ठीक है, चलिए सब के बारे में एक्सप्लेन अच्छे ढंग से हम लोग अभी करेंगे। देखिए वो रहा फिगर जो वहां पर बोला गया था। अगला डी नंबर एक और है विकास की स्थिति के आधार पर। तो संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित। मतलब विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितना भाग में बांटा गया? 4 भाग में, संभाव्य, विकसित, भंडारित और संचित संसाधन। अब सबको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके हम लोग समझ लेंगे और यह चैप्टर हमारे ख्याल से बस 2-3 टॉपिक उसके बाद और बचेगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो दिए गए चार्ट की मदद से संसाधन का आप समझ सकते हैं। देख लीजिए क्या है, ये संसाधन है और प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय। और इस संरचना वाले जो फिगर है इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए स्किप करते हैं और आपको अच्छा सा फिगर दिखाते हैं, ऐसा वाला है। ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन हो सके और आप लोग अच्छे ढंग से समझ सके। तो आप लोग वेट कीजिए 1 मिनट। आपको अच्छा चीज़ अगर देखना है तो थोड़ा सा वक्त देना ही पड़ेगा। देखिए ये रहा, अच्छे ढंग से दिख रहा होगा ना, दिख रहा है ना। तो क्या है, ये संसाधन है और संसाधन को बांटा गया प्राकृतिक संसाधन में और मानवीय संसाधन में। अब देखिए इस प्राकृतिक संसाधन को भी कितने भाग में बांटा गया? तो 2 भाग में बांटा गया। तो कौन कौन सा है? अनवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, पहले इधर वाला का पूरा निपटा लेते हैं। फिर नवीकरणीय संसाधन को भी कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में, सतत अथवा प्रवाह। सतत अथवा प्रवाह में बांटा गया है, सतत अथवा प्रवाह में बांटा गया। फिर इसी को बांटा गया है जैव में। ठीक है, और जैव का मतलब जैव को भी 2 भाग में बांटा गया, वन्य जीव और प्राकृतिक और वनस्पतियां, इस ढंग से। फिर अनवीकरणीय संसाधन को पुनः चक्रीय में बांटा गया है और अचक्रीय में। ठीक है, इसको फिर से पुनः चक्रीय में और अचक्रीय में, मतलब फिर से अ का मतलब होता है न चक्रीय, फिर से चक्कर नहीं लगाएगा, मतलब वो फिर से उपयोग में नहीं आएगा। उसका मानव को 2 भाग में, संरचना एवं संस्थाएं के आधार पर, मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर। इस ढंग से इस चार्ट को बनाया गया है। ठीक है, वहां पर सही ढंग से नहीं दिख रहा था इसलिए आपको ये चार्ट अलग से दिखाना पड़ा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हम लोग आते हैं अपने वही चार्ट के ऊपर जहां से हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। आ गए, ये रिएक्शन नहीं चाहिए रे लल्ला। देखिए आ गए फिर से यहीं पर। अब हम लोग समझते हैं संसाधन के प्रकार जो अभी पढ़े थे ना, संसाधन के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार पढ़े थे? 2 पढ़े थे। कितना पढ़े थे? 2, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए जैव संसाधन, ऐसा संसाधन की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। जिस मंडल में हम लोग निवास करते हैं, जहाँ पर जीव रहता है, उसी को जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, तो जैव मंडल से ही प्राप्त होता है। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। इसमें क्या होता है? सजीव मतलब जिंदा व्यक्ति, उसका लक्षण मौजूद होता है। एग्जाम्पल के लिए मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, मत्स्य हो गया, पशुधन हो गया एवं अन्य प्राणी समुदाय जिसमें जो जिंदा रहता है उसको ही जैव संसाधन कहते हैं। बहुत ही ईजी है जैव संसाधन, आप लोग समझ गए। ऐसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल में होगा, जिस मंडल में हम लोग निवास करते हैं, जिसमें जीवित जीव निवास करता है, उसी को जैव मंडल कहते हैं। और इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद है, जैसे मनुष्य, मेढक, पशु, वन्य प्राणी और समुदाय। अगला है क्या? अजैव संसाधन। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। सजीव के जैव संसाधन और निर्जीव को क्या बोलते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि चट्टान, धातु, खनिज, पत्थर, ये सब क्या हो गया? अजैव संसाधन। जो वृद्धि वृद्धि नहीं करता है ना, कहेगा पहाड़ बढ़ता है, तो सर ऐसा बात नहीं है, पहाड़ नहीं बढ़ता है। पहाड़ बढ़ता भी है तो जिंदा उसको नहीं कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ पेड़ को जीवित कहा जाता है, क्योंकि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, उसके अंदर सजीव के सारे लक्षण पाया जाता है, बट वो खाली ओनली फॉर चल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे क्या है? उपयोगिता के आधार पर संसाधन के भी 2 वर्ग हैं। हम लोग अब उपयोगिता के आधार पर पढ़ेंगे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय को कंटिन्यू करेंगे। ऊपर ले चलते हैं इसको, हटो हटो ना। देखिए ये रहा,
नवीकरणीय संसाधन। क्या है? नवीकरणीय संसाधन। ठीक है, वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्ति किए जा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब आपको फिर से अपने भाषा में समझाते हैं। वैसा संसाधन जिसको हम एक बार उपयोग कर लिए, आप फिर से उसका उपयोग करना चाहते हैं, अगर उसका उपयोग हो जाता है प्यारे बच्चों, तो वह नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे कि आप बताइए, सूर्य की ऊर्जा का आज अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो कल नहीं मिलेगा, कल वो मिल जाएगा, इसलिए उसको नवीकरणीय संसाधन कहेंगे सूर्य को। ठीक है, जैसे कि पानी, तो पानी को आज इस्तेमाल कर रहे हैं तो कल नहीं मिलेगा, क्या? कल वो भी मिल जाएगा, इसलिए वो भी क्या हो गया? तो वह एक नवीकरणीय संसाधन हो गया। अब वही बात करते हैं कोयला, तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। क्यों? क्योंकि अगर उस कोयले को अगर जला देते हैं तो जलने के बाद वो राख हो जाएगा। क्या वो राख से फिर कोयला बन जाएगा? तो कोयला राख से कोयला नहीं बनेगा। अब बाय द वे बना भी लेते हैं तो जलने योग्य नहीं रह जाएगा ना। तो यही होता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। जिसको इस्तेमाल करने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो नवीकरणीय है, और इस्तेमाल करने के बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो अनवीकरणीय। जैसे पेट्रोल गाड़ी में डला लिए, सारा को धुआं से उड़ा दिए, अब धुआं को बुला करके फिर से पेट्रोल बना लीजिए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, इसलिए वो क्या हो गया? अनवीकरणीय। तो समझ गए नवीकरणीय अनवीकरणीय। तो वैसा संसाधन जिन्हें प्राकृतिक या रासायनिक, यांत्रिक किसी भी विधि द्वारा नवीकृत यानी कि पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, हवा चला गया क्या तो फिर हवा कल नहीं चलेगा, फिर चलेगा। जल हो गया, विद्युत हो गया, जल विद्युत, जल से जो बिजली बनाया जाता है पानी में टरबाइन लगा करके, तो बिजली उससे बना आज तो कल नहीं बनेगा, बनते रहेगा, पानी बहते रहेगा, बिजली बनते रहेगा ना। वन्य प्राणी, वन एवं वन्य प्राणी जिन्हें हम सतत या प्रवाह एवं जैव संसाधन में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए अनवीकरणीय संसाधन, ऐसा संसाधन का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है और इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लगते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं है और एक बार प्रयोग होने के बाद साथ ही वे समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन ना। अब देखिए इसको निर्माण में अनवीकरणीय संसाधन के निर्माण, अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? तो एक बार उपयोग होने का दोबारा उपयोग नहीं हो सकता, जैसे कि कोयला। तो आज से हजारों लाखों साल पहले जो पेड़ क्या हो गया था? दब गया था। क्या हो गया था? पेड़ दब गया था जमीन के अंदर, भूकंप, अवलांच, किसी भी कारण से। वही क्या होता है? सरगल के क्या होता है? आगे चल करके लाखों, हजारों, करोड़ों वर्ष बाद क्या बनता है? कोयला बनता है। ठीक है, वहीं में अगर जीव जंतु, डायनासोर ये सब मर गया था, जो जमीन के अंदर दब गया, तो उससे क्या बना? पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन से ही पेट्रोलियम निकाला जाता है, कोयला, मोबिल, क्या बोलते हैं उसको? मोबिल, पेट्रोल, डीजल। ठीक है, जैसे केरोसिन तेल, इसे किससे आता है? तो जीवाश्म ईंधन से आता है। आई होप समझ रहेंगे। और इसको प्राप्त करने के लिए एक बार यूज होने के बाद फिर से प्राप्त अगर करना है तो लाखों, करोड़ों वर्ष लग जाता है। अगर कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए मर जाता है, अगर तो मान लीजिए मेरा अगर मृत्यु हो गया, अगर तो हमको फिर से दफना दिया जाएगा, सालों, लाखों, करोड़ों वर्ष बाद अगर हमको निकाला जाएगा तो 1 पौवा ईंधन निकलेगा। कितना निकलेगा? 1 पौवा ईंधन निकलता है एक आदमी से। ठीक है, मतलब 250 ग्राम। इतना दिन कौन इस्तेमाल करने के लिए रहेगा बताइए आप ही? लाखों साल पता भी रहेगा कि नहीं कि मेरा बॉडी कहाँ है? ठीक, देखिए अगला क्या है? स्वामित्व के आधार पर। क्या है? स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। स्वामित्व मतलब खुद का हक, जिस पर क्या हक बोलते हैं, हक ना। उसके आधार पर, हक के आधार पर संसाधन को कितने भाग में बांटा गया? हक मतलब होता है अधिकार।